और सामान्य हिंदी का हालांकि बहुत सारे तो होते हैं जो मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन ये मेरिट में ये जोड़ा जाता है। तो इसमें जो विभिन्न जैसे संक्षेपण है, व्याख्या है, या निबंध जो उनमें शीर्षक आदि लिखने को आता है, तो इन सारे विषयों पर इसमें कैसे अधिकाधिक अंक प्राप्त किए जाएं, जो कि कंपटीशन की परीक्षाएं हैं ये, इसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करना मूल उद्देश्य होता है। तो जरूरत इस बात की है कि उसके एक एक पहलू पर हम लोग गंभीरता से और पूरी तत्परता के साथ ध्यान दें परीक्षार्थी। तो हमारे सामने इस समय सामान्य हिंदी के विषय इस पत्र पर चर्चा के लिए उपलब्ध हैं हमारे साथ श्री विनय सिंह जी। और विनय जी हिंदी साहित्य के अध्येता के रूप में कहूँ और बहुत विशेषज्ञ के रूप में है, तो मैं आपसे उनसे मुखातिब करता हूँ। और विनय जी, हम जानना चाहेंगे कि सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में अच्छे और अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे जो है उसमें अधिक अंक उन्हें मिल पाए। नमस्कार सर। सामान्य हिंदी का पेपर यूपी पीसीएस हो या किसी भी प्रोविंशियल सर्विस का एग्जाम हो, उसके लिए अनिवार्य किया गया है और उसका अंक जुड़ता भी है और जुड़ता ही नहीं है, उसका अंक आपको एक अच्छा पद पाने के लिए आपके लिए जो है वो सहयोग करता है। बिल्कुल सही है। अब उसमें पहले क्वेश्चन से अगर हम शुरुआत करते हैं कि जहां एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है जी, उस पे रेखांकित शब्दों की व्याख्या के लिए बात होती है जी। और उस पैराग्राफ का कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या इसका शीर्षक होगा, उसका संक्षेपण करने के लिए कह देते हैं, कहीं कहीं भावार्थ के लिए कह देते हैं, कहीं कहीं सारांश के लिए कह देते हैं। देखिए, सारांश, संक्षेपण, भावार्थ, तीनों चीजें आपको मिलती जुलती लगती है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं शब्दों पर जाऊंगा कि क्या है संक्षेपण। कोई एक पैराग्राफ आपके सामने रखा हुआ है, उस पैराग्राफ को पाते ही आप उसको पहले पढ़ डालिए और उसको गिन लीजिए कि उसमें कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं। पहले उनके शब्दों को गिन लीजिए और उन शब्दों में आप विभक्तियों को नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। ने, को, से, में, पे, पर, है, ये सब सहायक क्रियाओं को नहीं जोड़ेंगे। जो मीनिंगफुल शब्द हैं, यानी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि विभक्तियों को नहीं लिखेंगे जी, और सहायक क्रियाओं को नहीं जोड़ेंगे जी जी। तो इससे संक्षेपण और हो जाएगा नहीं। हाँ, इससे नहीं जोड़ेंगे। पहले उन शब्दों को गिनेंगे कि कितने शब्द का वो पैराग्राफ है। अब उस शब्द का, उस पैराग्राफ के शब्दों का 1/3 करना है। संक्षेपण में आपको 1/3 करना है। अब संक्षेपण में आप उन शब्दों को गायब करेंगे जिन शब्दों से उस पैराग्राफ की मूल संवेदना आहत ना होती, उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो। जो बात लेखक या रचनाकार कहना चाहता है, वो बात जो है पूरे तारतम्यता में बनी रहे, यानी मूल स्वर नहीं गायब होना, मूल स्वरूप नहीं गायब होना चाहिए। संक्षेपण का सबसे बड़ा आधार है कि वो एक तरीके से क्रमबद्ध होता है। यही अगर मैं तुरंत पलट करके बात करूं भावार्थ की या सारांश की, सारांश जो है उसी पैराग्राफ का सार है, तत्व है। हम किसी शब्दों में कर दें लाके, ठीक बात, भाव लाके किसी शब्दों में कर दें, वहां से हम शब्द उठाए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन संक्षेपण में ये अनिवार्य है कि आपके शब्द उसी पैराग्राफ के शब्द होने चाहिए। उन पैराग्राफ के शब्दों को, उन्हीं शब्दों को आप डिलीट करेंगे जो शब्द कई दोहराए गए, जो पुनरुक्ति वाले शब्द हैं, या जो एक शब्द, दो शब्द या दो पंक्तियां मान लीजिए एक ही उसको प्रतिध्वनित कर रही हैं, एक ही आशय को प्रतिध्वनित कर रही हैं, तो वो पंक्ति आप पूरी की पूरी गायब कर दीजिए। जी जी। यानी कि संक्षेपण में आप अपनी ओर से नहीं जोड़ सकते,
ना संक्षेपण में हम उसी को उसी में जो लिखा गया है Yes. उसी को संक्षेप का बिल्कुल सही सर, जब उनके ऐसे शब्दों को आप दायर कर दीजिए जो शब्द आपको लगते हैं ये अनावश्यक हैं, बिल्कुल अब एकदम क्रम से वही उसी पंक्ति के क्रम में आप लिखेंगे, उसी शब्दों क्रम लिखेंगे जैसे क्रम में आप वहां पाएंगे। यानी परीक्षार्थियों ने ध्यान रखिए कि संक्षेपण में लिमिटेशन भी है, संक्षेपण आप 1/3 होना चाहिए, आपसे बाहर के शब्द नहीं लाने हैं, बिल्कुल नहीं लाने, उसी में से लाएंगे तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हाँ उन्हीं में से शब्द आप निकाल देंगे, उन शब्दों को जो शब्द अनावश्यक है, पुनरुक्ति वाले हैं, अब जो दो पंक्तियां मान लिए एक ही बात को जो है दोहरा रही है, रिपीट कर रही है, तो उनको भी आप हटा देंगे, तो उनका भी जो है उससे उस मूल संवेदना उसकी आहत नहीं हो। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं इसी क्रम में कि एक आदमी घर से निकला, साइकिल पे बैठा और साइकिल पे पैडल मारते हुए वो 2 किलोमीटर तक चल के गया। रास्ते में एक चौराहा पड़ा, चौराहे पर देखा उसने कि एक लड़का जो है बूट पॉलिश कर रहा था, तो वो आदमी रुका, उसने देखा उस बच्चे की तरफ, बच्चा छोटा सा था, मासूम बच्चा था और लगता था किसी गरीब घर से है और भूखा भी लग रहा था और उसको किसी चीज की समझ नहीं थी वो क्या कर रहा है, बस ये कुछ पाने की चाहत में वो कुछ कर रहा था। उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारे घर पे कौन कौन है, पूछा तो बच्चे ने बताया कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन मेरे माँ बाप को ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया और मैं ये काम कर रहा हूँ। अब ऐसे में उस व्यक्ति ने उस बच्चे को कहा कि आज से तुम ये काम नहीं करोगे, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है और तुम ये लो हमारी तरफ से इतना पैसे लो और हम चलो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। उसका एडमिशन करवा दिया और उसके लिए जो आवश्यक सामग्री थी पढ़ने की दे दी और कहा बेटा पढ़ाई ही सबसे बड़ा धन है, पढ़ करके तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब हम इसके संक्षेपण की बात अगर करते हैं तो कहा कि एक आदमी घर से निकला, साइकिल पे पैडल मारते हुए वहां पहुंचा, तो पैडल मारते हुए पहुंचा, घर से निकला कुछ नहीं, एक आदमी घर से निकला, चौराहे पर पहुंचा, देखा एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा था, संक्षेपण ये हो गया, 3 लाइन गायब हो गई, 1 लाइन में आ गई। लेकिन जो संक्षेपण का विषय वस्तु थी, हाँ वो कहीं नहीं बदली नहीं, वो सीधी उसी जगह पर है। फिर बूट पॉलिश करते हुए देखा तो बच्चा गरीब और ऐसा लगा कि उसके परिवार के लोग, जैसे पूछने पर पता चला कि उसके परिवार के लोग निरक्षर हैं और वो नहीं जानते क्या करना क्या। ऐसे में उस व्यक्ति ने उस बच्चे को पढ़ाई की महत्ता बताते हुए उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दिया और शिक्षा के लिए जितना जरूरत थी वो दे दिया और कहा कि पढ़ करके तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो उस पूरे पैराग्राफ का एक निचोड़ आपको मिल गया, निचोड़ जो है उसमें आ रहा है और तमाम अनावश्यक कहे गए शब्द आपने बाहर कर डिलीट कर दिया। तो ये आपका हो गया संक्षेपण। इसी को हम सारांश के तौर पे अगर कह देते तो बिल्कुल कह देते कि घर से निकलते हुए व्यक्ति ने जब उसको देखा कि वो भीख मांग वो बूट पॉलिश कर रहा है तो उसको शिक्षा के विषय में और बताते हुए उसका ले जाके एडमिशन करा करके, ठीक है, और उसको बता दिया कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो पढ़ाई के माध्यम से, तो और भी चीजों की जो है और भी लोग उसको देख करके प्रेरित होंगे और पढ़ाई करेंगे। ये हो गया आपका, उसी को आपने क्या कर दिया, सारांश कर दिया, उसका सार कह दिया। और जब भाव कहेंगे तो भाव में तो आपके पास बिल्कुल खुला आसमान है। बिल्कुल सही बात है, उसको तो बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं। हाँ, मिलने का ये आपका खुला आसमान। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई 3 चीजों में छोटा छोटा अंतर। चौथा, इसी के साथ आप अगर कहते हैं कि इसका जो है वो क्या है, शीर्षक क्या है। अब यहाँ ग्रेट कंफ्यूजन है सर, कोई कहेगा दया की भावना है, कोई कहेगा शिक्षा का महत्व है, ठीक है, और कोई अगर बहुत बढ़िया व्यक्ति होगा तो वो कहेगा नैतिक दायित्व है, क्योंकि जो व्यक्ति उस व्यक्ति को शिक्षा दे रहा है, वो दे रहा है, उतना काम कर रहा है, वो तो ना तो उस पर दया दिखा रहा है, वो सिर्फ एक अपना नागरिक होने का एक अच्छा नैतिक दायित्व निभा रहा है कि इसको सही क्या है सही बता देना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति का दायित्व, नैतिक दायित्व अगर लिख देंगे, ठीक है, मतलब शिक्षा की भावना, शिक्षा की प्रेरणा, नैतिक दायित्व,
ठीक बात है। तो आपने देखा कि अभी संक्षेपण के बारे में, भावार्थ के बारे में, सार संक्षेप के बारे में और उसके शीर्षक के बारे में आपने चर्चा की डॉक्टर विनय सिंह जी ने। विनय जी, हिंदी में सामान्य हिंदी के जो होते हैं लोकोक्ति और मुहावरों की बात हम लोगों ने बड़ी डिटेल में पिछले एपिसोड में की थी। इसके अतिरिक्त जो है विलोम और बहुत सारे शब्द भी आते हैं। हाँ सर, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरी लाइन दे दी जाएगी, उसको आप रिप्लेस करना है, एक शब्द से रिप्लेस करना है। हाँ। अब वहां अभी मैं अपने ऑफिस में था तो एक लड़के ने आकर के हमसे पूछा कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो, इसके लिए मतलब शब्द क्या होगा। तो मैंने कहा तुम बताओ। तो उसने कहा निरुत्तर। मैंने कहा नहीं। अब मैंने कहा इस पे शब्द पे ध्यान दो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। अनुत्तरित। अब यही मैंने उससे पूछ लिया है कि जिसका उत्तर ना दिया जा सके, जिसका उत्तर ना दिया जा सके, अनुत्तरीय। निरुत्तर का तो मतलब होता है और जो जवाब ना दे सके वो हो गया निरुत्तर। जो ना दे सके वो निरुत्तर, जिसका जवाब ना दिया गया हो अनुत्तरीय, अनुत्तरित। और जिसका जवाब ना दिया जा सके अनुत्तरीय, मतलब उसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। अनुत्तरित का मतलब जवाब है लेकिन अभी दिया नहीं गया है। ऐसे ही सर कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आपको वाक्यांश के एक शब्द में आते ही आते हैं, वो आप उसमें देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कुछ शब्द तो मैं आज छान के लाया हुआ था बच्चों के लिए। हाँ, कि मैं इन शब्दों पर उनका ध्यान थोड़ा सा लाना चाहूंगा कि जो वस्तु किसी के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है, जो वस्तु किसी भी व्यक्ति के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है। अब उसके लिए तमाम शब्द इधर उधर से ढूंढते लोग लाए, लेकिन जो बेस्ट शब्द है उसके लिए अंतर्निविष्ट। अंतर्निविष्ट बहुत कठिन शब्द है। हाँ सर, ये कठिन शब्द है, मैं ढूंढ के इसलिए लाया हूं कि ये आपको आगे फंसा सकते हैं। ठीक है। अब एक शब्द आप लोगों ने भी पता नहीं ध्यान दिया होगा कि दान लेने वाला ब्राह्मण, उसके लिए एक विशेष शब्द इस्तेमाल होता है। उसका लिए शब्द है घाटिया। घटिया नहीं, घाटिया। 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 जो दान लेने वाला ब्राह्मण है उसके लिए शब्द होता है घाटिया। अच्छा। अब ये शब्द मैं छांट के यहाँ से इसलिए लाया हूँ कि पीछे से ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ कुछ नई चीज। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। अशोच्य, शाप, अशोच्य। अब वही इसी से मिलता जुलता एक शब्द है, जो होने या करने वाली बात को पहले से ही सोच ले। जो होने या होने वाली बात को, होने या करने वाली बात को जो पहले ही से सोच ले, तो किसी ने तुरंत कह दिया तो वो तो भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता नहीं है, अग्रसोची है। अग्रसोची है। यहाँ भी सोच शब्द है और वहां भी सोच है, लेकिन यहाँ जो सोच है ये सोचने के लिए, वहां जो सोच है वहां शोक के लिए, शोक के लिए। तो ये दोनों शब्द आपको अग्रसोची से जा सकती है। हाँ ठीक है, ये कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब जिस एक औरत है जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, तो वो औरत कहलाती है अध्यूढ़ा। 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 हाँ, अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा। अच्छा अच्छा। और जो नई नई ब्याहता औरत आई हो उसको कहते हैं नवोढ़ा। अच्छा, अध्यूढ़ा और नवोढ़ा। नवोढ़ा को तो हम जानते हैं जी, लेकिन अध्यूढ़ा जो है ये मेरे लिए नया शब्द। हाँ, ये शब्द नया। ऐसे सर एक मेंस में लिख रहा था तो शब्द आया उसमें कि प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली स्त्री। हाँ। तो अब लोग मेंस लिख करके और आगे आए
चाय पीने हम लोग गए बाहर, तो ऐसे ही सब अपना कुछ बोल रहे थे कि मृदु भाषिणी, सुमधुर भाषिणी, मधुर भाषिणी, जो जिसको आ रहा था। तब तक हमारी एक परिचिता उधर से आ रही थी और हमने ऐसे ही उनको ऐसे ही बुला लिया, आइए प्रेमवदा एक चाय पीते। प्रेमवदा, हाँ, आइए प्रेमवदा एक चाय पीते। तब तक जितने लोग थे सब लोगों ने अपने सर पे हाथ रख लिया, अरे यार ये तो इसका प्रिय बोलने वाली स्त्री को जो है प्रियमवदा कहते हैं। जो मीठा है वो प्रिय है ये जरूरी नहीं है। मैं डायबिटिक हूँ, मुझे आप मीठा देंगे वो प्रिय नहीं है। मधुर हो सकता है, प्रिय नहीं है। ठीक है, मैं डायबिटिक हूँ, करेला कड़वा है, लेकिन ये मेरे लिए प्रिय है। मधुर नहीं है लेकिन प्रिय है। ऐसे ही सत्य बोलने वाली स्त्री, सत्यम वदा। नहाए हुए बाल, कच। सत्यास्नाता के जो बाल हैं उसको बोलते हैं कच। देखिए सत्यास्नाता शब्द अब कॉमन हो चुका है, लोग बहुत कई बार पूछा जा चुका है। अब इन सारे शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप जैसे वह वस्तु जिसमें तीर रखा जाता है, आप क्या बोलेंगे? तूड़ी। तर्कश बोलना यहाँ उचित इसलिए नहीं होगा कि आप सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास मानक हिंदी के शब्द हैं तब तक आप इधर उधर नहीं भागेंगे। बिल्कुल सही बात है, जानकारी जरूरी है। अब जैसे भगवान के सहारे होने वाली आय, आपको क्या कहेंगे? बताइए। भगवान के सहारे होने वाली आय को आकाश वृष्टि बोलते हैं, आकाश वृत्ति बोलते हैं। आकाश वृत्ति बोलते हैं कि भगवान के सहारे, मतलब उसका कोई अपना भगवान भरोसे जो आकाश वृत्ति है। ठीक है, अब उसको लोग कंफ्यूज करते हैं, आकाश वृष्टि से कंफ्यूज कर जाते हैं। वो तो बारिश है, वो तो कोई वो नहीं। अब किसी चीज के लिए कहते इतना ही पर्याप्त है, इसके लिए अगर हम कहें आपके लिए क्या वाक्यांश है, इतना ही पर्याप्त है, तो ये शब्द हो जाए इत्यलम। तो ऐसे शब्दों को जब आप छांटेंगे तब जाकर के आप उसको पाएंगे। मैं पुनः वापस एक उस पे चल रहा हूं, आपको फिर से जब किसी भी पैराग्राफ का, वो मुझे बात अभी याद आ गई, किसी भी पैराग्राफ का जब आपको लिखना होता है, शीर्षक लिखना होता है, आप देखिए सर गोदान उपन्यास है। मैं इलाहाबाद में सामान्य हिंदी पढ़ा रहा था, नौकरी भी कर रहा था, सामान्य हिंदी पढ़ा रहा था। तो मैंने बताया लोगों को कि आप जब लिखेंगे शीर्षक किसी का तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि इसका शीर्षक ये है। आप उसके पहले लिखेंगे कि उपरोक्त पैराग्राफ को आद्योपांत, ठीक है, पढ़ने के उपरांत ये स्पष्ट होता है कि इस पूरे पैराग्राफ की केंद्रीय संवेदना में ये शब्द निहित है। वो शब्द चाहे वहां पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, मैंने कहा ये शब्द निहित है, केंद्रीय संवेदना निहित है। पूरा मैला आंचल उपन्यास में किसी स्त्री के आंचल को मैला नहीं दिखाया गया। बिल्कुल ठीक है, वो आंचलिकता के मैलेपन की बात कर रहे हैं। पूरे गोदान उपन्यास में सिर्फ एक बार गोदान शब्द का प्रयोग लास्ट में आया हुआ है। जब धनिया कहती है पंडित जी घर में ना गाय है ना बचे, ये रहे निशाना, और यही है इसका गोदान, यही का गोदान। लेकिन सारी बातों को भूलते हुए उस महान मतलब रचनाकार ने, महान उपन्यासकार ने उस उपन्यास का नाम क्यों रखा जो है गोदान? लास्ट में आकर वो पूरी संवेदना समेटे हुए, जबकि गाय बैल का दान और तमाम चीजें मर्याद शब्द, थोथी मर्याद शब्द इतनी बार यहाँ से लेकर के वहां तक बिखरा हुआ है कि पूरे गोदान को मेरी तरफ से अगर माना जाए तो जैसे कहते हैं झूठी मर्यादा के पालने में, चाहे जो है राय बहादुर हो, ठीक है, अमरपाल सिंह हो, चाहे कोई हो, सब की बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ थोथी मर्यादा को, मर्यादा की जो फटी हुई चादर है उसको ओढ़ने का वो है, तो ढकने का काम करते हैं। ये दिया जा सकता था, लेकिन जब पूरी उपन्यास खत्म होता है तो सब पाठकों को झकझोर देने वाला जो शब्द है वो है वहां गोदान। जब पूरी वो धनिया बोलती है तो मेरे पढ़ाने पर एक ऑब्जेक्शन हुआ था। किसी ने कहा एक बच्चे से
कि भाई तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है, तो तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्यों श्याम सुंदर है, तुम इतने सुंदर नहीं, तुम्हारा नाम श्याम सुंदर क्यों रखा गया है? ये गलत है। आप जैसे भी समझ में वैसा लिख दीजिए। तो मैंने उनसे बाद में बताया, मैंने कहा कि आपके यहाँ, आप व्यक्ति हैं, आप आदमी हैं, आपके यहाँ नामकरण की निरर्थक पद्धति है। आप आंख के काने होश हो, आपका नाम नयनसुख रखा जा सकता है, लेकिन जो साहित्य है, जो पैराग्राफ है, जो वो है, उसके पीछे जो संवेदना होती है, इसलिए उसका शीर्षक उसी हिसाब से दिया जाता है। अगर ये बता के आप लिखेंगे तो मेरा दावा है। और भी शब्द आप लाए हैं? हाँ सर, मैं वो शब्द लाया हूँ। गद्य और पद्य का मिश्रित काव्य, जी जी, वो चंपू शैली का काव्य होता है, जिसमें गद्य के साथ पद्य भी हो। वो चंपू शास्त्र है, ध्यान रखें। चंपू शास्त्र है, ठीक है। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो। अवध्या, अवध्य। अब ये जो अवध्य है शब्द, आप जाएंगे ना, जब अयोध्या के नामकरण पर जाएंगे, अयोध्या के नामकरण पे जाएंगे, तो वो एक ऐसा क्षेत्र था, कभी कहा गया था यहाँ किसी का वध नहीं, अवध्या, ठीक है। बाद में उसको अयोध्या कहा गया। तो अवध्य शब्द है जिसे मारना उचित ना हो। ऐसे ही शब्द है कि किसी को जीतने की इच्छा, जिगीषा, जिगीषा, किसी को जीतने की इच्छा, जिगीषा। और किसी को जीतने की इच्छा करने वाला जिगीषु, जिगीषा से जिगीषु। और अत्यधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा। और अत्यधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। तो सब जिजीविषा, जिजीविषु, जिगीषा, जिगीषु, ये शब्द ऐसे हैं कि आपको मतलब कहीं ना कहीं उलझा देंगे। अब जैसे एक शब्द है कि जो आसानी से झुकाया जा सके, जो आसानी से झुकाया जा सके, तो दो उसके लिए शब्द आते हैं। एक नम्य आता है, नम्य, और एक आता है नमनीय। अब दोनों में लिख देंगे, दोनों ही मानक हिंदी के शब्द हैं। उसमें कहीं जिसने अपना वीर कपाल में चढ़ा लिया, जो आपके सन्यासियों का के लिए ये शब्द है, जिसने अपना वीर कपाल में, ऊर्ध्व नेता, ऊर्ध्व नेता, ठीक है। चैतन्य स्वरूप की माया, चैतन्य स्वरूप की माया, चिद विलास, चिदविलास, चिदविलास। तो चीन में बनने वाला रेशम, चीनांशु, ऐसे बहुत लोकप्रिय, बड़ा बहुत लोकप्रिय शब्द है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को जब आप पकड़ेंगे, मैं बीच बीच में फिर आऊंगा, आपका ये जो पूरा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मैं ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के आपको बताऊंगा कि जहां आपको मेंस एग्जाम लिखने में बहुत आसानी होगी और आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए, जो परीक्षार्थी हैं मैं उनको खास तौर पे संबोधित कर रहा हूँ कि हमारे अभी डॉक्टर विनय सिंह जी ने सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में जो विभिन्न उसके हिस्से हैं, उनमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है। इसके लिए आपको बहुत तकनीकी जानकारी को ध्यान में रखना है, और जिससे देखिए उद्देश्य है कि आप अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आपको जानकारी भी लेनी है और निपुणता के साथ लिखना भी है। तो इस तरह सामान्य हिंदी के प्रश्नों के जो विभिन्न अंश हैं उनको आप सावधानी से पढ़िए और देखिए, और शब्दों पर ध्यान दीजिए, उनके भावों पर ध्यान दीजिए। संक्षेपण में आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, इसके बारे में विनय सिंह जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं समझता हूँ आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। और आप निश्चित रूप से अगर इसका ध्यान देंगे तो आप अच्छे अंक जरूर प्राप्त कर सकेंगे। विनय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारे विद्यार्थियों के लिए आप इस तरह के एपिसोड जो है बना करके प्रस्तुत करें, जिससे उनका कल्याण हो, उनको अधिक से अधिक प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।